हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के क्लास में मिट्ठू चंद्रा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर, आज आप सबके बीच मैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए विशेष लेकर कुछ आया हूं। आज मैं आप सबको गणित विषय में द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कृपा करके, और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, इसलिए कि वे सभी विद्यार्थी, खासकर अब जमाना बदला है। एक जमाने में आज डिजिटल युग में हम लोग हैं, और पुराने समय में बहुत सारे बच्चियां, छात्र व छात्राओं में जो दूरियां थी, आज वो दूरियां भी मिटी है। खैर, कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं जहां भेदभाव है। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बेटा और बेटी को बराबर सम्मान दें और उन्हें, बेटियों को बेटा के बराबर लाकर खड़ा करें, उन्हें पढ़ने में मदद करें। बहुत पहले मैं कुछ पंक्तियां लिखा था, तो पढ़ाने से पहले मैं आज सब द्विघात समीकरण बताने से पहले उस पंक्ति को रखें। एक पंक्ति लिखा था, लड़का पढ़ा है जाके पटना सहरिया, लड़का पढ़ा है जाके पटना सहरिया, लड़की के रोका है गौआ जेवरिया, लड़की के रोका है गौआ जेवरिया। तो जी हाँ, अब न गांव रोकेगा न जवार रोकेगा, अब लड़का के साथ लड़की भी घर बैठे बराबरी करेगी। और हम, जी हाँ महेश सर, उन सभी बिहार के तमाम लड़कियों के लिए एक भाई बनकर, उनके अभिभावक बनकर, उनके मार्गदर्शक बनकर मैं आया हूं उन्हें मार्गदर्शन देने। तो आप सब तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जो अभिभावक देख रहे हैं, कि हमारी वीडियो उन बेटियों तक भी पहुंचनी चाहिए और उन्हें भी घर बैठे गणित सिखाएंगे। हम आज आप सबको बता दूं कि हमारे कई मित्र फोन किए जो हमारे वीडियो को देख रहे थे। आज बीपीएससी का एग्जाम जब देने गए उन लोग, तो बोले कि तुम जो भाई पढ़ा रहा था ना, मैं वीडियो देखा और 3-4 गणित तुम्हारा वीडियो देखने के बाद मैं बना दिया। तो हमें खुशी लगा कि चलो भाई, मैं तो बीपीएससी नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि मुझे सरकार के अंदर नहीं जाना है, मुझे बाहर रहकर लोगों की सेवा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। आज हम आप सबको द्विघात समीकरण का कुछ खास मेथड बताने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण में हमको क्या क्या याद रखना है, कैसे द्विघात समीकरण का प्रश्न मैट्रिक की परीक्षा में आती है। और जी हाँ, केवल मैट्रिक ही नहीं, बल्कि जो हमारे कंसेप्ट को, जो हमारे मेथड को पढ़ेंगे, वो अदर एग्जाम में भी उनको फायदा करेगा। तो हम आप सबको बेसिकली कंसेप्ट से, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो आइए, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0, जहां a = नॉट 0। अब आप सोच रहे होंगे कि a का मान 0 क्यों नहीं होगा। तो हाँ, देखिए यहां पर b और c 0 हो सकता है, b बराबर c बराबर 0 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब दोनों का वैल्यू 0 हो सकता है, बट a का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपको मैं बहुपद पढ़ाया है और बहुपद से ही द्विघात को बनाया गया है, ठीक है। तो बहुपद में आप पढ़े हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में भी सेम कंडीशन है कि जब बहुपद को इक्वल
टू साइडेड में अगर लिख देते हैं, बराबर के दो पक्षों में हम लिख देते हैं, जैसे बराबर के अगर ये जीरो नहीं हो बराबर में तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर बराबर में जीरो हो गया यानी बराबर में कुछ भी हम लिख दें तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। बस इतना ही बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर है। अब आप कह रहे होंगे कि a बराबर जीरो क्यों नहीं होगा, तो a बराबर अगर हम जीरो करेंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर में अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अदरवाइज बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो यहाँ हमारा एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है माने चर का काम कर रहा है, सी क्या है, अचर का काम कर रहा है। अब आप समझिए कि चर का घात एक है, तो इस प्रकार हम इसको रैखिक समीकरण कह सकते हैं। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कह सकते हैं, द्विघात समीकरण हम इसको नहीं बोलेंगे। तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर x का पावर कितना है, घात कितना है, एक है। होना कितना चाहिए था, दो होना चाहिए था। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, सभी समझदार विद्यार्थी। हाँ, मेरा निवेदन को सुनते जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरे बिहार के बच्चों तक पहुंचाना आप सभी का काम है। इसलिए कि बिहार के कोने कोने में जो बैठे हैं बच्चा, वो गणित कैसे सीखेंगे, उनको गणित के सिखाएगा, तो हम लोग मदद के लिए आए हैं, उनको फ्री में गणित सिखाएंगे, उनको उनके पास तक आप सबको पहुंचा देना है, ठीक है। और हमारे मेथड अगर आप सबको, हमारी पढ़ाई आप सबको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और द्विघात समीकरण आप लोग सीखते रहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे कि आखिर a का वैल्यू जीरो क्यों होगा। c जीरो हो सकता है, जैसे हम ax स्क्वायर में अगर bx प्लस c का वैल्यू अगर जीरो कर दे तो द्विघात समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अचर पर जीरो हुआ, हमारा ये दो बना रहा। अगर हम b का वैल्यू भी जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो कर दें तो हमारा ax स्क्वायर बना रहेगा, ax स्क्वायर बराबर जीरो होगा, यानी यहां तक हम द्विघात समीकरण कहेंगे। c का मान जीरो हो गया तो भी द्विघात है, b का मान जीरो हो गया तो भी द्विघात है, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप समझिए, इसी के मानक रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कि जैसे हम ए बी सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स चर है, एक्स के रूप में द्विघात आपको लिखा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है, x का गुणांक कौन है, b है, और c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर हम अगर abc का वैल्यू हम संख्यात्मक मान अगर रख दें, हम यहाँ पर न्यूमरल डिजिट अगर इसका कोएफिशिएंट जो गुणांक है हम उसको रखें, तो हम सपोज इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, हम अगर ऐसे लिखते हैं तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो आपको एक नंबर में आता है कि निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देखेंगे कि जिस समीकरण में ये रहना बहुत जरूरी है, इससे बड़ा वाला घात अगर इसमें 3x³ अगर ऐड हो जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इससे अगर ये नहीं है और ये भी अगर नहीं है, केवल ये रह जाएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर ये 2x स्क्वायर रह जाए तो द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस 3x रहेगा माने 4 नहीं रहेगा तो भी द्विघात समीकरण है। ओके, और अगर केवल 2x स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 0 रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा तो भी द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, आपको समझना क्या है कि दो घात वाला अगर चर पद है तो चर पद का घात 2 है और बराबर के दोनों तरफ अगर इसको व्यक्त किया गया है, लिखा गया है, तब वह द्विघात समीकरण होगा। ओके, अब आप देखिए कि कई बार इस प्रकार से लिखा जाता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, इधर दिया रहता है x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, अब आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि यह द्विघात है या नहीं है। हम बेटा क्या करेंगे, हम इसको सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो आपको मैं पढ़ाया था x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स
प्लस ए इंटू बी। आप याद कीजिए बीजगणित के फार्मूला को, 9th क्लास में आप सब पढ़े होंगे। ओके, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट गुना करना, यार 10th क्लास के बच्चे हैं तो 10th के लायक आपको कंसेप्ट को यूज करना होगा, क्योंकि 9th क्लास में आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है। अब बेटा क्या करना है, x और x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, 4 और 2 जुड़ जाएगा 6x, और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है और यहाँ भी द्विघात समीकरण है, बट ये समीकरण के रूप में है तो x स्क्वायर गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तब बचेगा क्या, 6x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 6x, यानी 6x इधर है और इधर वाला माइनस वाला 6x आ जाएगा, तो 6x प्लस में ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखिए 12x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम कह सकते हैं कि जैसे ही x स्क्वायर और x स्क्वायर इसमें से उड़ गया उसी समय समझेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात का जो पद था ना वो यहां से गायब हो गया, तो गायब हो गया तो बच गया उसमें रैखिक, तो यह रैखिक समीकरण होगा बट द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि इंसान लोग के लिए इशारा काफी है और सभी बच्चे इंसान हैं तो सब समझ ही गए होंगे कि अब इतना पर जितना भी एग्जाम्पल हम ले ले, जितना भी हम कुछ कर ले, अब ज्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर आपको फिर से दिक्कत है तो मैं आपको फिर से बताता हूं, और जिन बच्चा को अगर समझ में आता है तो ठीक है, इस प्रकार से एग्जांपल ले लें। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, फिर एक एग्जांपल आप लीजिए। सपोज x प्लस 3 के हाल की, ओके, हम ये ले लिए प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, अब देखिए कहेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यह सॉल्यूशन के उपरांत हम हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, हम जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के और अपनी आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए हम काम को करेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही करने जा रहे हैं। देखिए क्या करना होता है, अब हम इसको हल करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब इज इक्वल टू होता है, अब फार्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है, a प्लस बी के होल क्यूब a क्यूब प्लस प्लस, अब बताइए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या बी क्यूब। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो ये जो कंडीशन बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो x तो 3x रहेगा, b स्क्वायर मैंने 3 3 9 9 27x और प्लस b क्यूब मैंने 3 3 9 27 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हारा क्या ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर देखिए क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 3 दूना 6, तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर तो पहले खत्म हो गया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस में है तो ये भी खत्म हो गया। इसके बावजूद क्या बच गया, बच गया आपका 9x स्क्वायर, बच गया 27x और 3 में से 4 जगह तो माइनस x, माने इधर बच गया आपका प्लस 27 भी बचा, इधर बच गया आपका 3 माने माइनस x और प्लस 6। कहने का मतलब है कि इसमें 9x स्क्वायर से हमको मतलब है, बाकी इससे छोटी घात वाला है ना उसको हमको ज्यादा टेंशन में लेना नहीं है, क्योंकि सोल्व नहीं करना है, हमें केवल पहचान करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, ये पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सबसे पहले हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी प्रकार का अगर समीकरण है, इक्वेशन है, तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के उपरांत हम उसको कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, यहां पर इसको क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है,
क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद इसमें आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का पद उसमें दिख रहा है, दिख रहा ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि और एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको बतावे कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को पहचानेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया जो आपको द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम। इसका मानक रूप को हम याद रखेंगे, फॉर्मेशन को याद रखेंगे कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, a कभी 0 नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि केवल 3x स्क्वायर बराबर भी 0 लिख देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x लिखेंगे तो यह द्विघात हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 भी लिखेंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन ये x स्क्वायर, यहाँ पर हम ये नहीं करें 3 4 5 6 नहीं मतलब है, हमको मतलब x स्क्वायर से है। ये किसी भी हाल में होना चाहिए, अगर ये है तो द्विघात है, अगर ये नहीं है तो द्विघात नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल x के रूप में यहाँ पर चर का इस्तेमाल किया गया है। आपको अगर b स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 भी है अब बराबर 0 है, बराबर कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या है, यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चर के रूप में p का इस्तेमाल किया, यहाँ चर हम मतलब चर के रूप में किसी भी डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऑल अल्फाबेटिकल डिजिट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में हम चर को किसी भी हम चर का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। बट क्या है ना कि x जो है उस ज्यादातर प्रयोग में आती है, हम लोगों को हैबिट हो गया है कि कुछ में x को इस्तेमाल कर लो। तो ये 26 लेटर में x थोड़ा सा प्यारा सा लेटर है जिसका हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं गणित में। अब हम समझते हैं कि आप सभी बच्चे द्विघात समीकरण को समझने में देर नहीं करेंगे, एकदम 1 सेकंड में देख करके बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब हम जो चलते हैं आप सबको बताते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण हल कैसे करेंगे। ओके, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि हम आप लोगों को बताते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर आपको हम 2 विधि बताएंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे और एक जो है ना मूल के सूत्र से, गुणनखंड नहीं जिसको आप लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ओके, तो पूर्ण वर्ग विधि भी हम लोग बताएंगे। और क्या बताएंगे, अब देखिए द्विघात समीकरण हल करने की विधि। ठीक है, सपोज आपको द्विघात समीकरण हम दे दें, जैसे मान लीजिए हम x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 दे दें। ठीक है, दूसरा हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दे दें। हम तीसरा इसी प्रकार से सपोज मान लिया जाए कि 3x स्क्वायर और सपोज हम कहीं ले लेते हैं इस प्रकार से x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 में करेंगे तो 4x प्लस 3 दूना 6x, तो 4 दूना 8, मैंने 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ले ले। ओके, अब देखिए अब क्या है, ये हो गया बराबर 0। बेटा करना क्या है, इसको 2 तरीका से बनाना है। हम 3 को द्विघात समीकरण लिखे हैं, ठीक है ना, कै गो लिखा है, 3 ठो लिखा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम 2 प्रकार से बनाएंगे। कै प्रकार से बनाएंगे, हम 2 तरह से बना सकते हैं। अब आप देखिए कि 2 तरीका में हम क्या बनाते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड है, एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि या इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के सूत्र से, या हम क्या कह सकते हैं, द्विघात
समीकरण के सूत्र से हल करें। ठीक है, हो सकता है आपको दोनों विधि बता रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी बताएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप पहले समझिए 3 गो मेथड है। द्विघात समीकरण का सूत्र नॉर्मल है। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम जो है ये आप लोग देख रहे हैं ना कि 3 ठो क्या लिखा है, द्विघात समीकरण लिखा है। x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और एक है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। अब आप आइए कि अगर x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए कि x स्क्वायर वाला चीज यहाँ है, bx जो x का गुणांक वाला है इसमें नहीं है और c है। तो आप जनरली तौर पर देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि चर के साथ जो भी न्यूमरस डिजिट रहता है हम उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं, माने बाईं से दाईं तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं। तो x के साथ गुणांक में कुछ नहीं है और यहाँ पर इसके साथ अंतर माने घटाव के रूप में 9 है। तो 9 को हम जब दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 9 हो जाएगा। माइनस में 9 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 9। और x स्क्वायर जब हटाते हैं तो ई अंडर रूट 9 हो जाएगा। देयरफॉर x का मान प्लस माइनस 3 होगा, माने प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है। ओके, इसलिए इन 9 का जो रूट होगा वो प्लस माइनस में होगा, यानी यहाँ x का मान 3 भी आया और माइनस 3 भी आया। ठीक है, अब आप बात समझिए, इसको मैं किसके मेथड से बनाया, किसके मेथड से बनाया इसको, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस रूट अंडर 9 और x बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, x बराबर 3 और माइनस 3। अब देखिए इसी को अगर हम द्विघात समीकरण के सूत्र से लिख दें तो बेटा द्विघात समीकरण में इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। आप देखिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको a b c नोट करना होगा। तो इसमें देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझे, 1 क्योंकि छिपा हुआ रहता है। एक ऐसा डिजिट है जो गणित में खास करके बीज गणित में वो 3 प्रकार से छिपा हुआ रहता है। एक किसी भी अंक का घात हो सकता है, एक किसी भी अंक का गुणांक हो सकता है और एक किसी भी अंक का भागफल भी हो सकता है। ठीक है, तो हर में भी एक छिपा रहता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ 1 है। देयरफॉर मतलब हम पहले नोट करेंगे कि चूंकि दिया हुआ है a बराबर 1, bx यहाँ पर है b का मान x का, यहाँ x का गुणांक नहीं है तो जिसका बेटा नहीं रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, और c के जगह पर देखो माइनस 9 है तो c बराबर माइनस 9 लिखते हैं। द्विघात समीकरण के सूत्र हमको जब भी बनाने के लिए कहे, ठीक है, आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे। यदि समीकरण 4x स्क्वायर है और माइनस 5x बराबर 0 है तो e4 किसका मान है, a का, 5 किसका मान है, b का, और कौन एब्सेंट है तो c एब्सेंट है, c माने नहीं है। तो जो नहीं है उसका वैल्यू क्या होगा, 0। समझे, यहां पर क्या है, यहां पर b नहीं है, c का मान 9 है और जब भी लिखेंगे तो उसका चिन्ह सहित लिखेंगे। अब देयरफॉर हमको विवेचक निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम ABC जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद विवेचक निकालते हैं, इसी को विविक्तर कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसका पहला लेटर होता है D, इसीलिए इसको सूचित किया जाता है D से, इंडिकेट किया जाता है D से। अब आप देखिए D बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको याद कर लेंगे, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र क्या होता है विवेचक का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा जब हम इसको पढ़ाने चले हैं तो इसका पूरा बात हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, पूरा बात पढ़ाएंगे। अब b स्क्वायर का मान बताओ कितना है, 0 के स्क्वायर है। 4 इंटू a का मान कितना है, 1 है। c का मान कितना है, माइनस 9 है। ओके, अब 0 का तो 0 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 9 चको कितना होगा, 36 होगा। याद रखिए, अब यहां पर आपको मूलों की प्रकृति को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आप देखिए, अगर स्पेस है तो मैं यहां बता दूं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, आप देख लीजिए मूलों की प्रकृति।
नेचर ऑफ रूट। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति बने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब आ जाता है तो हम पहले पता कर लेते हैं कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। ठीक है, इसके लिए 3 कंडीशन, और हाँ 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में ही आता है, मगर 3 नंबर बेटा तुमको केवल इसको याद रखने से आ जाएगा। इसका है यदि d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मान हुआ कि यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, ये फर्स्ट है। हाँ, दूसरा यदि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 माने कहने का मतलब है यदि विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो मूल जो है वास्तविक होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। और एक चीज और है, इस समीकरण को 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 को हम यहां लिख देते हैं। तीसरा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। अब देखिए तीसरा, आप ध्यान देंगे यदि d लेस देन 0, इसका मतलब हुआ कि यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इस प्रकार इसका हल नहीं है, इस प्रकार इसका हल संभव नहीं होगा। बेटा इसको ध्यान देना है आप लोग को, इसको ध्यान देना। 3 बात, यदि d ग्रेटर देन 0 माने 3 कंडीशन, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 ये पास है दोनों। अगर d लेस देन 0 ये फेल है। अब देखिए 36 जो है वो क्या है, 36 जो है 0 से बड़ा है, 0 से छोटा या 0 के बराबर है, तो ये 0 से बड़ा है। हम 0 से छोटा किसको कहेंगे, यदि माइनस लग जाता 36 के पहले तो ये 0 से छोटा हो जाता, और जब माइनस लग जाएगा तो हम उस समीकरण को वहीं स्टॉप कर देंगे, मतलब हम वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है और इसका हल संभव नहीं है। कब, जब d का मान माने विवेचक का मान माइनस में रहेगा तब। लेकिन संजोग से यहां क्या है, प्लस में है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि मूल क्या है, चूंकि मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। देयरफॉर अगर चर x है तो x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए माइनस बी का मान बेटा कितना है, माइनस बी का मान है 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान कितना आया है इसका 36 लिखेंगे, और 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1 माइनस 0 क्या होगा, माइनस 0 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 2 एकम कितना होता है 2, बराबर क्या लिखेंगे माइनस 0 प्लस 6 बटा 2 और माइनस 0 माइनस 6 बटा 2। ठीक है, इसका मतलब आया कि माइनस 0 प्लस 6 बटा 2 और माइनस 0 माइनस 6 बटा 2। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 और माइनस 3,
यही चीज हम लोग यहाँ क्या किए थे, गुणनखंड के माध्यम से लाया था, और यही आंसर हम लोग किसके माध्यम से लाए, द्विघात समीकरण के माध्यम से लाया। ठीक है, बात समझ में आई? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो हम 3 उदाहरण लिया है, और तीनों उदाहरण में ये दोनों विधि आपके दिमाग में हम शिफ्ट कर देंगे, गारंटेड है। लेकिन हमारे वीडियो में बने रहे। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, हमारे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में आइए। अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, हम दोनों विधि को बताएंगे, एकदम बढ़िया से बताएंगे, मलाई मार के बताएंगे, और आप लोग मलाई मार के इसको कहां बना देना है, परीक्षा हॉल में बना देना है। आप अपने एग्जामिनेशन का जो कॉपी रहेगा ना, वहां मलाई मार के बना देना है, मलाई मार के एग्जाम नंबर दे देगा। ठीक है, चलो दूसरा है क्या बेटा, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, आप इसको 9th क्लास में गुणनखंड पढ़ा है इस प्रकार का। ठीक है, तो हम बताए थे तुमको, क्या बताए थे तुम सभी को, जो हमारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है 9th क्लास। देखो भाई, हम लोग देर से आए यूट्यूब में, बच्चे लोग का डिमांड था कि चलिए आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, हम लोग सब देखेंगे। तो इसके वजह से यह क्लास आप लोग को भी मिल जा रही है। लेकिन जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया उनको गुणनखंड सिखाया है, ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने x² के गुणांक कितना है 1, और अचर पद कितना है 6, बराबर कितना हुआ 6। हम 6 को इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि इसका गुणनखंड का जोग या अंतर मिड पॉइंट आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ऐसा लिखना है ना 6 को कि उसको जोड़े तो बीच वाला पद आ जाए, और गुना करे तो जो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई था वो आ जाए। तो 6 कैसे आ रहा है, 2 और 3 5 और 2 3 6। इसी प्रकार से अगर यहां मान लिया जाए, सपोज अगर यहां पर कुछ और हो सकता था, जैसे अगर 4 रहता तो हम 5 को क्या लिखते, बोलिए 4 को क्या लिखते, 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, आज ये 2 और 2 से 5 आवेगा, कभी आ ही नहीं सकता है। तो क्या होता, 4 का गुणनखंड 1 और 4 भी आ सकता है। तो 1 + 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5, अब 1 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इस कंडीशन में हमको पहले चेक कर लेना है कि क्या इनके गुणनखंड का जोग मध्य पद को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बीच वाले पद को संतुष्ट करता है तो हमारा गुणनखंड सही है, अगर बीच वाला पद को संतुष्ट नहीं करता है तो हमारा गुणनखंड गलत है। अब आप समझो क्या करना है, इसको तोड़ देना है गुणनखंड। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। आप देखिए यहाँ पर ये डबल टर्म बन रहा है। अभी x² और 2x में क्या कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो एगो x कॉमन हो जाएगा, x + 2 बच गया। 3 × 1 = 3 और 3 दूना 6, ये दोनों में कॉमन कौन है 3, तो यहाँ 3 बाहर हो गया तो अंदर क्या बच गया x, और 6 में 3 बाहर हो गया तो अंदर कितना बच गया 0। अब देखो x + 2 दोनों में है, तो x + 2 को कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचा x, बेटा इसमें क्या बचा +3, तो +3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि x + 2 को हम रोकते हैं तो ये 0 के बटा में चल जाएगा पूरा x + 3, मतलब 0। x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x + 3 को रोकते हैं तो x + 2 0 के बटन चल जाएगा, 0 बटा x + 2 होगा कि नहीं, माने 0। अगर x + 3 को रोकते हैं तो e जाएगा 0, अगर x + 2 को रोकते हैं तो x + 3 0 के बटन जाएगा, मतलब यहाँ दोनों कंडीशन बन रहा है x + 3 बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर -2। देयरफॉर x का मान हम लिख सकते हैं -2 और -3 आंसर में। ठीक है, अब बच्चा सब समझ गया होगा।
आप लोग गुणनखंड से समझ गए कि द्विघात समीकरण का मैं गुणनखंड कर दिया। और हाँ, ये चिन्ह जब दोनों देने बराबर चलता है तो हम इसको इज्जत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसी को अगर हम द्विघात समीकरण को इसी को हम क्या करेंगे, अगर द्विघात समीकरण के सूत्र से हल करें, ठीक है, तो द्विघात समीकरण के सूत्र से हल करने के यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल हुआ। और स्पेशल अगर इस रूल को फॉलो करना है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का बेटा गुणांक कितना है, अगर कुछ नहीं तो 1 है, 1 दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर 2 रहता तो 2 दिखाई देता, 3 रहता तो 3 दिखाई देता, 4 रहता तो 4 दिखाई देता, लेकिन 1 एक ऐसा डिजिट है जो दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, या अंग्रेजी में आप लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू 1, b के जगह पर बताओ, b के जगह पर बेटा कितना है 5 है, और c के जगह पर बताओ कितना है 6 है ना। इसलिए विवेचक का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, विवेचक। उसका इंडिकेशन क्या है, उसको सूचित किससे किया जाता है, डी से। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला क्या होता है विवेचक बराबर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आता है एग्जाम में, विवेचक का सूत्र निम्नांकित में कौन है, तो विवेचक का सूत्र निम्नांकित में कौन होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ओके। लेकिन ये कब है, जब मानक रूप a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब ध्यान दीजिए, तो b का मान बेटा कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4 इंटू 1, और इंटू c 6 है, 5 पच्चे 25 माइनस 6 चको 24, घट के कितना आया 1, कितना है बेटा, कितना आया घट के 1 0 से बड़ा है या छोटा है, 1 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो आप देखिए कि d लेस देन 0, मान 0 से छोटा है, नहीं है, मूल 0 के बराबर है, नहीं है, 0 से क्या है बड़ा है। जब बड़ा है तो मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे, माने दोनों मूल इसका अलग अलग होगा, इसका दोनों हल अलग अलग होगा। द्विघात समीकरण का शून्यक 2 गो होता है, और यह हमको पहले ही इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कौन, उसका मूल इंडिकेट कर रहा है, विवेचक इंडिकेट कर रहा है कि इसका दोनों मूल भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि इसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। 2 नंबर में आवेगा बेटा इतने करेला कि निम्नांक इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, तो विवेचक ज्ञात कर लेना है। फिर आवेगा कि इसका मूलों की प्रकृति लिखे, तो मूलों की प्रकृति लिखने के लिए आपको एबीसी करके विवेचक निकालना होगा, और विवेचक निकाल करके ई वाला बतिया आपको लिखना होगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक और असमान है। अगर ये माइनस में 1 आ जाता तो लिख देते मूल वास्तविक नहीं है, और अगर ये 0 आ जाता तो क्या लिखते, मूल वास्तविक और असमान नहीं, वहां पर क्या लिख देते, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या लिखते, मूल वास्तविक और समान होंगे। लेकिन हमको 0 से बड़ा आया तो क्या लिखे, मूल वास्तविक और असमान। बेटा ध्यान देना है, गौर से ध्यान देना है, यह 5 नंबर का सवाल है। जितना अभी तक हम पढ़ा दिए ना, इतना में आप 5 नंबर लेकर आ सकते हैं, और आपके लिए 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है। आप बढ़िया विद्यार्थी हैं तो आप हमारी एक क्लास, बस एक क्लास तुम देखोगे, चैलेंज है आपका 5 नंबर कोई माई का लाल नहीं काट सकता है, एकदम गारंटेड है। और हाँ, बिल्कुल शानदार तरीके से, वो भी जानदार तरीके से, है कि ना, एकदम जिंदाबाद करते हुए। कितना नंबर, 5 नंबर। आइए अब क्या है, देयरफॉर, इसलिए x बराबर, क्योंकि हमारा चर कौन है, x माइनस बी। मैं अंडरलाइन किया था समझाने के लिए, कब, जब मूलों की प्रकृति पूछेगा ना, जब मूलों की प्रकृति पूछेगा आपका प्रश्न में, तब ये इतना ही लिख करके छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका द्विघात का हल पूछेगा कि आप द्विघात समीकरण को सूत्र से हल करें, तो आपको इसके माध्यम से करना होगा।
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, माइनस बी के जगह पर बताओ बेटा क्या रखें, बी का मान कितना है -5, कितना है 5 के जगह पर रख दे, बी का जगह पर 5, ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 1, 2 इंटू बताओ ए का मान कितना है 1। अब बताइए, अब बताओ -5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 2 एकम कितना होगा 2, ये प्लस माइनस बराबर क्या लिखे -5 प्लस 1 बटा 2 और -5 माइनस 1 बटा 2, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। अब बताओ बराबर क्या लिखेंगे -5 और प्लस 1 कितना होगा -4 बटा क्या लिखेंगे -2, -5 और माइनस 1 क्या होगा -6 बटा 2 दूतिया 6 -3 आया और 2 दूना 4 -2 आया। अब बताइए देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया -2 और -3, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। कैसे आंसर आया, कैसे आंसर आया, कैसे आंसर आया, दोनों विधि से सेम है। आप देखिए यह जो था वो अभाज्य गुणनखंड विधि से है और यह जो है क्या है द्विघात समीकरण के सूत्र से है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज के 1 घंटा का क्लास अगर आप मेरा ज्वाइन करते हो तो गर्दा ये 5 नंबर आपके मैट्रिक के परीक्षा में कंफर्म। अब इतना ही नहीं, जीवन भर किसी भी कंपटीशन के परीक्षा में अगर ये पूछ दे तो आप नहीं गलत कर सकते हैं। इसलिए की बात सिंपल तरीका से भाई आप लोग को समझाया गया। आप समझिए कि आपको सारा बात में डिटेल लिख दिया। मूलों की प्रकृति में ध्यान रखना है, यदि विवेचक का मान, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा मूल वास्तविक और असमान होंगे, यदि विवेचक का मान 0 के बराबर होगा मूल वास्तविक होगा और समान होंगे, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब आइए आप सबको अगला चैप्टर, अगला जो छूटा हुआ एक और प्रश्न मैं लिखा हूं आप सबके बीच में, अब हम उसको भी बता दें, उसको भी हल कर दें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। बिल्कुल द्विघात का जो बेसिकली चीजें है ना वो मैं आप सबको बता के ही दम लूंगा। और इसका एक और प्रश्न आता है हम उसको भी बता दें, जब तक आज बताएंगे नहीं तब तक हम भागने वाले में से नहीं है। अब देखिए क्या करेगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, मालूम है क्या आता है। अब हम इसको जरा मिटा दें, अब आप लोग थोड़ा सा देखिए इसी में से एक क्वेश्चन आप लोग को बना देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को इसी में से बना देगा। क्या कहेगा ना, देखिए बोल देगा कि जैसे अभी हम लोग है ना, और सपोज कुछ इसी में से एक क्वेश्चन बना देगा, लेकिन इसके पहले हम क्या करें, एक और गणित है, अगर कोई बच्चा नहीं समझा है तो कृपया कर हम इस गणित को मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब हम एक और लास्ट गणित रखे हैं, हम उसको भी समझा लें। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो बच्चा नहीं देखा, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके देख लेंगे, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। इसको अभाज्य गुणनखंड से हम हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि अभी हम तुमको बताया था फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, बताया था ना, क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए। तो 3 आपका फर्स्ट पॉइंट है और 8 क्या है, लास्ट है। तो x स्क्वायर के गुणांक 3 है और अचर पद कितना है, 8 है। ये 3 और 8 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 गुने 8 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। और 24 का गुणनखंड हमको इस प्रकार करना है, उसको 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। तो 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6 और 2 से लगाइए कितना, 3। अब देखो अगर 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होता है, लाना है कितना, 10। तो ये मेरा खत्म हो गया। अब है 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 6 गुने 4 कितना होता है बेटा, 24। और 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। मतलब ई वाला हमारा सेट कर गया। कौन वाला सेट किया,
6 और 4 अगर हम उसको लिखते हैं तो हमारे लिए कंफर्टेबल है। जोड़ने पर मध्य पद को वो संतुष्ट करता है और गुना करने पर ये जो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल था ना उसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो यानी इसका गुणनखंड टूट गया 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 और 6 में पहले तो अंक चिन्ह अंक चर का हम बात किया था अलजेब्रा में, तो पहले हाँ चिन्ह सब पॉजिटिव है, कुछ ध्यान नहीं देना, सब प्लस है। चलिए अब 3 और 6 में कितना कॉमन होगा 3, x² और x में कितना कॉमन होगा x, यहाँ बच गया क्या 3 तो बाहर आ गया, 2 x में एगो x तो एगो x अंदर हो गया। 6 में 3 दूना 6, x एगो था एगो बाहर हो गया, कोई दिक्कत। और 4 और 8 में क्या कॉमन होगा 4, अब अंदर क्या रह गया 4 के साथ x था x अंदर रह गया, 8 में 4 बाहर हो गया तो 4 दूना 8, इसका 2 गुणांक अंदर रह गया। अब दोनों ब्रैकेट्स में कितना बच्चा बेटा x प्लस 2, कितना बचा x प्लस 2, यहाँ कितना बचा 3x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0, x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। इसको रोकेंगे तो ये 0 के बटा में जाएगा माने 0 हो जाएगा, इसको रोकेंगे तो ये चल जाएगा माने 3x प्लस 4 बराबर 0। देयरफॉर 3x बराबर -4, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -4 बटा 3 और यहाँ x बराबर -2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x बराबर -2 और -4 बटा 3। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ये कौन सा विधि से बना, कौन सा विधि से बना, ये कौन सा विधि से बना, ये कौन सा विधि से बना, ये बना अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अब आइए इसी को हम बनाएंगे किस विधि से, द्विघात समीकरण के सूत्र से। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप देखो ax² प्लस bx प्लस c है। अब a के जगह x² के गुणांक यहाँ a है, x² के गुणांक यहाँ 3 है, तो a बराबर कितना हो गया 3, x का गुणांक b है, x का गुणांक 10 है, प्लस में है तो b बराबर 10, और c के जगह पर देखिए 8 है तो c के जगह पर 8। अगर ये -8 होता ना तो हम -8 लिखते, लेकिन यहाँ +8 है तो हम ये सब क्या लिखे, हम +8 लिखा। देयरफॉर क्या निकालेंगे इसके इतना के बाद ABC नोट कर लेंगे बेटा, ध्यान रखना है हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से ABC नोट कर लेंगे। और ABC नोट करने के बाद क्या करेंगे, ABC नोट करने के बाद क्या करेंगे हम विवेचक निकालेंगे। क्या करेंगे विवेचक, जिसका सूचक क्या है D, फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए तो b² माइनस 4ac में क्या होगा, b² माइनस 4ac में b का मान 10 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना 3, 1 गुना कितना 8, 4 तिया 12 और 10 है 100, 4 तिया 12 96, घट के कितना आया 4। बताइए 4 किस में काम कर रहा है, d ग्रेटर देन d इक्वल टू d लेस देन, d ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होगी। और कैसा होगा वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। देयरफॉर x बराबर सूत्र लगाइए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। -b का मान बताइए -10 होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस बताइए 4 होगा बटा 2 गुने 3 होगा, क्योंकि सबका मैं मान रखा -10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होगा बटा 3 दूना 6 होगा, बराबर क्या होगा -10 प्लस 2 बटा 6 होगा, और -10 माइनस 2 बटा 6 होगा बराबर आप -10 प्लस 2 -8 बटा 6 होगा, और -12 बटा 6 होगा। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, -4 बटा 3 और -2, इसका क्या हो गया आंसर। देखो सेम कंडीशन हम दोनों विधि आप सबको बता दिए। अब किसी भी बच्चा को हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने में या मूलों की प्रकृति बताने में या विवेचक निकालने में, देखो याद रखना है
कई बार इसमें क्या होता है कि केवल विवेचक पूछता है तो हम विवेचक निकाल के छोड़ देंगे, अगर मूलों की प्रकृति पूछेगा तो विवेचक भी निकालेंगे और ये वाला लाइन भी लिखेंगे, ये मूलों की प्रकृति हो गया। अब अगर उसका हल पूछेगा तब आपको यहां तक करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आज आप सबको द्विघात समीकरण, अभाज्य गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण के सूत्र, ये दोनों विधि से आप सबको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और एक भी बच्चा को आज के क्लास में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगा। समय अधिक हो गया है, लोग ऊब रहे होंगे और लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद भी ऊब आएंगे, क्योंकि अधिक समय तक बच्चे नहीं देख सकते हैं, अन्यथा हम और अभी इसमें पढ़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपको हम अगले दिन इसका जो बचा हुआ भाग है हम वो बताएंगे और उस दिन हम 50 मिनट 1 घंटा में आपको पूरे द्विघात समीकरण को हम एकदम रफा दफा कर देंगे। कहानी खत्म। आप जितना भी प्रश्न आएगा द्विघात समीकरण से, आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास से हम लोग इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरी पढ़ाई अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।